नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौड़। खबरों को पढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीख का चुनाव आयोग ने घोषणा की। जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी। सरिया टोल प्लाजा के समीप बारात से लौट रहे युवक को ट्रक ने रौंदा, मौके पर हुई मौत। और होली और ईद को लेकर एएसपी ने शहरी क्षेत्र के थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर दिए कई निर्देश। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा 2024 चुनाव की तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। जिलाधिकारी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। चुनाव आयोग ने आज चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। पूरे भारत में 7 चरण में चुनाव होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है और 1 जून को 7वें चरण का चुनाव। 4 जून को वोट की काउंटिंग की जाएगी। मुजफ्फरपुर लोकसभा का चुनाव 5वें चरण में होगा, जबकि वैशाली लोकसभा चुनाव 6ठे चरण में घोषित की गई है। आज शाम 5 बजे से जिले में आचार संहिता लागू हो गई है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव का आगाज भी शुरू हो गया है। जिलाधिकारी और एसएसपी ने संयुक्त रूप से लोकसभा चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता की। जिलाधिकारी ने बताया कि निष्पक्ष मतदान करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। निगरानी के लिए दल का विघटन किया गया है। इसके अलावा विभिन्न दलों के लिए कॉल सेंटर की भी व्यवस्था की गई है। मतदान के लिए लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, इसकी भी तैयारी की गई है। खासकर युवा मतदाता जो कि इस बार पहली बार वोटिंग करेंगे। चुनाव में मतदान का लक्ष्य 75% से अधिक रखा गया है। आप लोग सब लोग इस चीज को जान रहे हैं कि ईसीआई ने आज चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। हम लोगों के जिले से संबंधित 2 लोकसभा क्षेत्र हैं। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 20 मई को निर्धारित किया गया है और जो वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसका चुनाव 25 मई को निर्धारित किया गया है। उससे संबंधित सारी तैयारियां हम लोगों की पहले से चल रही है। सारे कोषांगों का गठन कर दिया गया है। हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल भी, पैरामिलिट्री फोर्स भी हम लोगों को मिला है। वो भी जो है एरिया डोमिनेशन जो अतिरिक्त कार्य करना होता है विधि व्यवस्था को लेकर के स्थानीय पुलिस के साथ, वो लगातार हम लोग उसको सुनिश्चित करा रहे हैं। एफएसटी और एसएसटी की टीम्स का गठन कर दिया गया है। कुल 33 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम बनी है और स्टैटिक सर्वेलेंस की टीम जो है वो 33 बनी है। 9 स्थान पर हम लोग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना रहे हैं। वो पहले से ही हम लोगों का कार्यरत है, जहां शराब की चेकिंग होती है और वहां सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे कार्यरत रहता है। हम लोगों का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है उसको हम लोग इमीडिएटली फंक्शनल करा देंगे। और ये आप लोग भी जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता जो है उसके लागू होने के साथ ही धारा 144 का ऑर्डर भी इशू होता है, वो भी हम लोग अभी इशू करेंगे। और किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस, कोई कार्यक्रम राजनीतिक अगर करना हो तो सभी राजनीतिक दल या उनके प्रतिनिधि या जब कैंडिडेट नॉमिनेशन कर देते हैं तो उनको विधिवत अनुमति लेकर के ही कार्यक्रम करना होता है। तो अभी इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी बैठक करेंगे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे माहौल में हम लोग चुनाव कराएंगे। वो जो मतदान का प्रतिशत है पिछले चुनाव में 61% रहा है। स्वीप की गंभीर गतिविधियां जो है बहुत तेजी से हम लोग चला रहे हैं और इसको इंटेंसिफाई करेंगे और स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से जो मतदान का प्रतिशत है उसको हम लोग इस बार निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। धारा 144 लगा दिया गया है, अभी तुरंत जो है आदेश निकल जाएगा। कास्टिंग होगी सभी बूथों से नहीं होगी। वो जो क्रिटिकल बूथ्स होते हैं जो आयोग निर्धारित करेगा उन्हीं बूथों से वेबकास्टिंग होगी। इसका अभी समय है, इसके निर्धारण में जब ऑब्जर्वर आ जाते हैं तो उनके हस्ताक्षर से और उनकी अनुमति प्राप्त करके ही डीएमएसपी जो है संवेदनशील और क्रिटिकल बूथ और इसका फाइनल निर्धारण और डिप्लॉयमेंट प्लान बनता है। तो उसमें अभी समय है। जब वो जैसा हम लोगों के पास जब इस तरह का समय आएगा और जब हम लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आप लोगों से भी इसको शेयर करेंगे। मतदान केंद्र पर कोई हंगामा हुआ, इसके लिए कोई नंबर जारी नहीं किया? सारा कंट्रोल रूम हमारा फंक्शनल हो जाएगा। टोल फ्री जो 1950 है वो हमारा पहले से फंक्शनल है। इसके अतिरिक्त भी हंटिंग लाइन के साथ और जो टोल फ्री नंबर है, जो वेस्ट फोन का नंबर है, वो इमीडिएटली हम लोग जारी करेंगे। किसी को कोई भी शिकायत हो तो 1950 पर कॉल कर सकते हैं। सी विजिल ऐप है, कहीं भी अगर ऐसा लगता है कि एमसीसी का वायलेशन हुआ है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं। उसको अगले 1 से 1.5 घंटे में उसका निराकरण करा करके हम लोग रिपोर्ट भी ऑनलाइन करते हैं, जिसको आम जनता भी देख सकती है और ईसीआई के सीनियर ऑफिसर्स और जो माननीय आयोग है वो भी इस रिपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है।
तो अभी आज चूंकि घोषणा हुई है, हम लोग जो है 1 से 2 दिन में पूरी व्यवस्था को, और जो 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे में जो काम करना होता है, जैसे बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर, ये सारा लगा हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को हटाना है। पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी हम लोग जो है एमसी से संबंधित जो आवश्यक दिशा निर्देश है आयोग का, वो भी हम लोग शेयर करेंगे, और बहुत अच्छे वातावरण में सारी चुनाव की प्रक्रिया को हम लोग संपन्न बूथों पर जमावड़ा जो रहता है उसके लिए कोई वो बिल्कुल जो एमसीसी की गाइडलाइंस जो जारी हुई हैं, जो पहले से आयोग के द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश है, उसका हम लोग अक्षरशः अनुपालन कराएंगे। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट को लेकर के अगर कोई इस तरह का भ्रामक पोस्ट डालेगा तो उसमें कानूनी प्रावधान है, और उसमें जो है एफआईआर दर्ज करके कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पहले से भी इसमें कई प्रावधान बने हुए हैं, और अगर इलेक्शन से रिलेटेड किसी मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर कोई दुष्प्रचार करना चाहेगा तो उसमें जो आईपीसी के विभिन्न प्रावधान है, आईटी एक्ट का प्रावधान है, और जो आरपी एक्ट है, तीनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसा भी डीएम सर ने भी बताया कि जो भी हम लोग के प्रिपरेशंस हैं वो ऑलरेडी अंडर वे हैं, और पुलिस की साइड से मैं चीज बोलना चाहूँगा कि हम लोग फुली प्रिपेयर्ड हैं। एक सीएपीएफ की ऑलरेडी एक टीम आ चुकी है, बाकी टीम्स में आना बाकी है। लगातार फ्लैग मार्च चल रहा है। सरैया अनुमंडल में हम लोग ऑलमोस्ट सभी थानों को फ्लैग मार्च कर चुके हैं। टाउन एरिया में भी हम लोगों ने कई सारे चेक पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं, जिनपे जो 24/7 कार्यरत रहेंगे, और लगातार वहाँ पे चेकिंग चलती रहेगी। उसके अलावा जो बाकी टीम्स है एफएसटी और एसएसटी की, वो भी लगातार मूवमेंट में रहेंगी, और जो भी एमसीसी वायलेशन के जितने भी केसेस होंगे उनको काफी स्ट्रिक्टली लिया जाएगा। थाना स्तर पर किन किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह का हिंसा न हो, किसी तरह का ये गलत मैसेज न जाए? सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग को लेकर कोई व्यवस्था है? सोशल मीडिया के लिए हम लोग का पिछले 1 साल से लगातार एक सेल है जो कार्यरत है। उसके अलावा एक साइबर पुलिस स्टेशन का भी गठन किया गया है, जिसमें डीएसपी साइबर बहुत एक्टिवली जितने भी सोशल मीडिया पोस्ट है उनको मॉनिटर कर रही हैं, और ये चीज अभी और इसको हम लोग इफेक्टिव करने वाले हैं, ताकि हर छोटी से छोटी चीज का लगातार मॉनिटरिंग की जाए और क्विक एक्शन लिया जाए। अब तो चुनाव का समय निर्धारित हो गया है, तो गली मोहल्ले में कहीं कहीं जमावड़ा रहता है, मूवमेंट करने की, इसके लिए कोई शहर में कोई पुलिस फोर्स घूमेगी? तो जैसा अभी डीएम सर ने भी बोला कि जो हेल्पलाइन या फिर जो भी एक नंबर एक अनाउंस किया गया है, उस पर जैसी कोई सूचना मिलेगी तो तुरंत प्रभाव से उस पर टीम के द्वारा मूवमेंट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बाकी सेक्टर ऑफिसर्स अभी मूवमेंट में है, एफएसटी एसएसटी जैसा भी बताया वो सारी टीम्स मूवमेंट में रहेंगी। तो अगर इस तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन रहेगा तो इमीडिएटली उस पर कार्रवाई। सरिया टोल प्लाजा के समीप बारात से लौट रहे एक युवक को ट्रक ने रौंदा, मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर में फिर एक बार तेज रफ्तार का कहर देखा गया है, जहां सरैया थाना क्षेत्र में देर रात टोल प्लाजा के समीप बाइक सवार युवक को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे सरैया पीएचसी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया। वहीं घटना के संबंध में परिजनों को जानकारी दिया गया, जिसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। मृतक युवक की पहचान वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पोजिया गांव के दिलीप महतो के पुत्र धीरज कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि धीरज अपने गांव से बारात वैशाली जिले के एक गांव में गया हुआ था, जहां से धीरज देर रात को अपने परिचित के घर जा रहा था। इसी दौरान सरिया थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के समीप ट्रक ने उसे रौंद दिया। मृत युवक की शादी 25 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव में होने वाली थी। मृतक के पिता दिलीप महतो ने बताया कि गांव से मंदिर में बारात के लिए गया था, वहां से मुजफ्फरपुर जिले के एक परिचित के घर जा रहा था। इसी दौरान उसकी रास्ते में ट्रक से ठोकर लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं एसकेएमसीएच ओपी प्रभारी ललन कुमार पासवान ने बताया कि सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई है। उसके शव को पोस्टमार्टम करने के लिए लाया गया है। अरे बरियाती में आया था, गया था लड़का मेरा बरात में गया था। अब कैसे घटना हुआ नहीं हुआ से हम अब नहीं थे तो हम क्या बताए, न देखे न सुने तो हम क्या बताए। अरे मेरा भतीजा का गाँव के ना जात भाई का था,
गांव का था। कहाँ जा रहे थे बरियाती? ये यहाँ वैशाली से गया था बरियात, वहाँ पर से कैसे यहाँ पर आया नहीं आया हमको नहीं जानकारी। अकेले थे कि अकेले सिंगल थे। बाइक से थे? ना वो कौन गाड़ी था? मारवन 5 था। क्या नाम है उनका? धीरज कुमार। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? स्टैंड हम कहाँ हुआ हम नहीं देखे, सरैया के आगे टोल प्लाजा है। हाँ 1000 रुपये पे है बस। कब सूचना मिला आप लोगों को? हाँ सूचना मिला वैशाली मंदिर में, माने चौमुखी में शादी था गांव का एक लड़का का, उसी में वो लड़का आया और वहाँ अपना बाइक लगाकर एक बाइक से दूसरे बाइक से सरैया की ओर जा रहा था एक रिलेशन में। वहाँ सरैया के पास टोल प्लाजा के पास एक ट्रक में ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, वो स्पॉट डेथ कर गए। उसके बाद थाना वैशाली सरैया थाना प्रशासन थाना में ले आया। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हम लोग गए, तो पोस्टमार्टम के लिए NNCH मुजफ्फरपुर ले आया गया। यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाश आया हुआ है। हम लोग 12 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे, उसके बाद लाश। नगर थाना क्षेत्र के धर्मशाला चौक के समीप एक युवती का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड के समीप लोगों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्थानीय लोगों ने एक युवती का शव चादर में लिपटा हुआ देखा। युवती के सर के पीछे गंभीर चोट लगी है। लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्या के बिंदु पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एक ऑटो से चादर में लपेट युवती का शव फेंक कर चला गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चादर को देखा, जिसके बाद उन्हें संदेह हुआ। लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर चादर को खोलकर देखा तो चादर में लिपटा युवती का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृत युवती की पहचान अभी नहीं हो पाई है। स्थानीय व्यक्ति संतोष कुमार ने बताया कि सुबह जब हम लोगों ने देखा कि एक चादर में लिपटा हुआ कुछ है, हम लोगों को संदेह हुआ, जिसके बाद हम लोगों ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस आई तो चादर को खोला तो बोरा में पैक महिला का शव मिला है। नगर थाना के दरोगा मोहन कुमार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी कंबल में लिपटा हुआ सड़क किनारे फेंका हुआ है। सूचना के आलोक पर मौके पर पहुंचकर जांच की गई। कंबल पूरी तरीके से रस्सी से बंधा हुआ था। खोलकर देखा गया तो एक युवती का शव मिला है। साफ देखने से लग रहा है कि किसी ने हत्या कर शव को फेंक दिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई में हम लोग जुटे हुए हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी जो है कंबल में लपेटकर यहाँ पे सड़क किनारे फेंका गया था। इस सूचना की आवश्यक कार्रवाई के लिए मैं यहाँ पे आया। आने के बाद कंबल जो है रस्सी से पूरा तरह से लपेटा हुआ था। रस्सी खोलने के पश्चात देखा गया तो इसमें एक महिला का, एक लड़की का शव जो है मारकर यहाँ पे या किसी भी तरह से लेके यहाँ पे रखा गया था। आगे इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? इंक्वेस्ट बना ली गई है। इंक्वेस्ट बना के पोस्टमार्टम के लिए SKM भेज दिया गया है। 72 घंटे तक रखने का भी आवेदन दे दिया गया है। पहचान नहीं हो पाया है। पहचान होते ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया सर मामला क्या है? प्रथम दृष्टया कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन वो सर पे चोट लगने के कारण मृत्यु हुई है। गहरे चोट लगा हुआ। CCTV वगैरह देखी जाएगी। CCTV का अवलोकन किया जाएगा, उसके पश्चात कोई अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगते ही शहर में नगर निगम धावा दल के द्वारा पार्टी के बैनर पोस्टर हटाए। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव की तिथि की घोषणा किए जाने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। जिला प्रशासन ने शहर में लगे पोस्टर और बैनर को हटाने का काम शुरू कर दिया है। साथ ही कई प्राइवेट एजेंसी एवं संस्थाओं के बैनर पोस्टर को भी प्रशासन ने हटाया है। अधिकारियों का कहना है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं लगाना है, जबकि किसी प्राइवेट व्यक्ति के मकान की दीवार पर भी ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जा सकते। इसी आलोक में यह कार्रवाई की गई है।
यही तो निर्देश मिला है, आचार संहिता लागू हो गया है, उसे जितना सरकारी अथी पर लगा हुआ है बैनर पोस्टर उसको हटवा देने के लिए हटवा रहे हैं। पूरे जिले में अभियान चला के हटाया जाए। जी एकदम। अब ड्रोन से फसलों पर होगी कीटनाशक का छिड़काव, पानी और पेस्टिसाइड के साथ साथ समय की होगी बचत। मुजफ्फरपुर किसान अब ड्रोन का इस्तेमाल कर फसल की उत्पादकता को बढ़ाएंगे, कीट पर नियंत्रण कर सकेंगे। एक युवा ने अपने नेतृत्व में एक स्टार्टअप शुरू किया है, जिससे मुजफ्फरपुर के किसानों को कृषि कार्य में ड्रोन के इस्तेमाल करने की बेसिक ट्रेनिंग के साथ साथ कृषि कार्य के लिए ड्रोन भी उपलब्ध कराएगा। इस तकनीक से जिले में सबसे अधिक फायदा लीची के किसानों को होगा, जो इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर तरीके से कीट नियंत्रण कर पाएंगे। मुजफ्फरपुर में इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए शहर के एक युवा ने पश्चिम बंगाल की कंपनी सीमोको के साथ मिलकर नमो ड्रोन इनिशिएटिव का स्टार्टअप शुरू किया है। इसके तहत बिहार के कृषि स्वयं सहायता समूह को उन्नत और आधुनिक कृषि ड्रोन को उपलब्ध कराया जाएगा, जहां इसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर से की गई है। मुजफ्फरपुर की स्टार्टअप कंपनी स्मार्ट ग्रेविटी एग्रोटेक लिमिटेड और पश्चिम बंगाल की इवाना इलेक्ट्रिकल्स के साथ टाइप करके जीविका दीदी और किसानों को ड्रोन तकनीक से इस्तेमाल से कीट प्रबंधन का प्रशिक्षण शुरू किया गया है, जिससे पानी और पेस्टिसाइड के साथ साथ समय की भी बचत होगी। मुजफ्फरपुर के एक युवा आशुतोष मंगलम ने ड्रोन तकनीक से किसानों को अवगत कराने के लिए एक स्टार्टअप की शुरुआत की है, जो किसानों और जीविका दीदियों को ड्रोन उड़ने की तकनीकी प्रशिक्षण दे रहा है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल की कंपनी से टाइप किया गया है। ड्रोन का उपयोग करके खेतों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी। जीविका समूह की डीपीएम अनिशा गांगुली ने बताया कि इससे हमारी लखपति दीदी का विजन भी पूरा होगा, उनकी आमदनी काफी बढ़ेगी। पश्चिम बंगाल से आए संजय कुमार ने बताया कि हमारी कंपनी ड्रोन बनाती है, इनसे टाइप के बाद अब किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस दिशा में काफी सकारात्मक काम चल रहा है। देखिए, आज की डेट में ड्रोन ऐसा एक प्रोडक्ट है जो गांव-गांव में जो पेस्टिसाइड स्प्रे होता है और सारे फर्टिलाइजर जो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है उसको स्प्रे करने के लिए ये मशीन छोड़ के और कोई चारा नहीं है। आज जो चीज़ नया लग रहा है, अगले 1 साल में आप देखेंगे हर गांव में कम से कम 5-10 ड्रोन उड़ रहा है और खेती में ये स्प्रे कर रहा है। किसानों के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? किसानों के लिए पेस्टिसाइड सेविंग्स है, पानी का सेविंग्स है। ये एक तो बहुत वेलकम सा है कि हमारी जीविका की दीदियां टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, और साथ में जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम भी चल रहा है एनवायरनमेंट को लेकर के, उसमें कम पानी कम पेस्टिसाइड सबके साथ में जो हमारी दीदियां काम करेंगी तो उनका अपना खुद का भी बचत। पहले तो काफ़ी मुश्किल सा लग रहा था, लेकिन उसके बाद जब मैं उसे हाथ में ली तो मुझे लगा कि कभी बच्चों के प्ले स्टेशन को देखती हूँ तो मुझे वैसा लगा, हाथ से भी बड़ा अच्छा लग रहा था और ऊपर उड़ाने और नीचे लाने में बहुत मज़ा लगा। और उसके बाद जब मैं ड्रोन को सबसे ऊपर ले गई तो मुझे लगा कि मेरे अंदर थोड़ी पायलट वाली भी मज़ा आ रहा था। नगर निगम सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक की गई, जिसमें 12 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। आज नगर निगम सशक्त स्थायी समिति की बैठक निगम कार्यालय स्थित सभागार में हुई। बैठक में दक्षता परीक्षण के बाद आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव बल को निगम में बहाल करने, शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार के लिए डेडिकेटेड टीम बनाने एवं सभी वार्डों को ओपन मेन हॉल फ्री घोषित करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा महापौर एवं नगर आयुक्त द्वारा रखे गए 2 दर्जन प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हुई। महापौर द्वारा चर्चा के लिए अन्य प्रस्तावों में कालीकरण से वंचित सड़कों का निर्माण कराने, राजकीय यमुना मध्य विद्यालय की जमीन का अधिग्रहण करने, फर्दों समेत सभी छोटे बड़े नालों व स्विस गेट के आउटलेट की उड़ाही करने, डीपीआर की अनदेखी कर नल जल योजना का काम कराने आदि शामिल हैं। वहीं नगर आयुक्त की ओर से मानसून पूर्व शहर के नालों की उड़ाही के लिए अतिरिक्त मानव बल रखने, ब्रह्मपुरा पुलिस लाइन मैदान में ओपन जिम लगाने आदि की चर्चा की गई। पेंडिंग की बैठक थी जिसमें कि हम लोग इससे पहले भी हम लोग द्वारा बहुत कुछ रोड जो है हम लोग द्वारा पास था कालीकरण करने का, वो नहीं हुआ। तो आज जो बचा हुआ है और जो भी रोड है
उस पर मतलब सूची दी गई है, उसको खालीकरण करने पर हुआ है। बहुत सारे वार्ड में भी गर्मी आ रही है, जो कि आम जनता लोग की भी शिकायत है कि हम लोग टैक्स देते हैं लेकिन पानी की सुविधा नहीं है। तो जहाँ जहाँ पानी नहीं है, नल का जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, वार्ड वाइज वो आदेश दिया गया है कि आप अविलंब उनकी पानी की समस्या को दूर करने के लिए, और जो यहाँ पर अब जो छोटे बड़े नाले हैं, बरसात आने वाला है और ये जो नाले की मेन सफाई पर, उस पर हम लोग का आज मेन फोकस था कि जो फर्दो नाला, बड़ा बड़ा जो नाला, उन लोग उस नाले की जो उड़ाई है सो सही ढंग से हो, ताकि आने वाले बरसात के समय में जल जमाव इस बार शहर में नहीं हो। और जो है स्वच्छता सर्वेक्षण की शहर में स्वच्छता सर्वेक्षण अच्छा बेहतर हो, इसके लिए भी एक टीम का मतलब गठन करने का आदेश दिया गया है। और जो एजेंसी है उसको भी, जो भी एजेंसी सफाई के लिए शहर लिया जाए, उसको पहले उसके दक्षता पर, उसको नियुक्ति से पहले उसका दक्षता परीक्षण कमेटी गठित कर उसके तब उसके विचार किया जाएगा। और जो और भी नगर आयुक्त द्वारा लाए गए कुछ प्रस्ताव थे, जो कि नल बहुत 2-3 वार्ड में है, नल जल का है, लेकिन पूरे वार्ड के जो नल जल की समस्या उसको देखना है। और ब्रह्मपुरा पुलिस लाइन में उनके द्वारा लाया गया प्रस्ताव था। और जो हम लोग शहर में मेन था कि साफ सफाई और जो नल जब पानी की समस्या जो दूर करना, इसी का मेरा प्रमुख एजेंडा था। तो आज से तो हम लोग का फिर ये जो आचार संहिता का मेरी इस पर स्टैंडिंग की जो बैठक थी है, तो जो 3 महीने में अब जो भी काम होना चाहिए, मैंने कहा है, जो उससे आम जनता को परेशानी नहीं। भीषण गर्मी को लेकर जल कार्य शाखा को कोई निर्देश हुआ, कहा गया है, उनको बोला गया है कि जहाँ जहाँ जल की समस्या है उसकी एक टीम, मतलब कि उसका एक टीम का गठन कर लिया जाए, जो जहाँ जिस वार्ड में जल की समस्या उसको दूर कर। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, लेते छोटा सा ब्रेक तक अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा मांगो। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है।
प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। जीआरपी पुलिस ने जांच के दौरान 2 रेलवे के कर्मचारियों को विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। जिले में शराब तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तस्कर नए नए तरीके का इस्तेमाल कर शराब सप्लाई करने में लगे हुए हैं। इसी दौरान मुजफ्फरपुर जंक्शन पर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। रेलवे के नोडल कर्मचारी ही ट्रेन से शराब की तस्करी कर रहे थे। जीआरपी पुलिस ने 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि बेंगलुरु से ट्रेन संख्या 15,227 सुबह में मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पहुंची। इस दौरान जीआरपी पुलिस विशेष अभियान के तहत जांच कर रही थी। 2 व्यक्ति पर उन्हें संदेह हुआ, जिसके बाद उनकी तलाशी ली गई, जिस दौरान उसके पास से 1260 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया, जो कि कुल 315 लीटर शराब है। इसके बाद दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जिस दौरान उन्होंने बताया कि बेंगलुरु से शराब लाई जा रही थी। दोनों तस्कर की पहचान कुंदन कुमार और अविनाश कुमार जितवारपुर थाना नगर जिला समस्तीपुर के रूप में हुई है। दोनों रेलवे में नोडल स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। आरपीएफ पुलिस प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि 2 तस्कर को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही रेलवे स्टाफ हैं। इन दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पदाधिकारी के आदेशानुसार सघन छापेमारी किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा शराब की बरामदगी हो सके। ये लोग कोच अटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई है सर? हाँ हुई है। कहाँ थे ये लोग आ रहे थे? ये लोग जसवंतपुर बेंगलोर से आ रहा था शराब लेके। जी हेवी ब्रांड का शराब है सर। क्या योजना थी लोग खपाने का? योजना होली पर्व को लेकर था। आगे सर अलर्ट रहेंगे आप लोग? बिल्कुल। होली और ईद को लेकर एएसपी ने शहर के सभी थाना प्रभारी के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के बीच रमजान और होली का त्योहार भी पुलिस के सामने कानून व्यवस्था की बड़ी चुनौती होगी, जिसको लेकर एएसपी भानु प्रताप सिंह ने रमजान व होली के अवसर पर कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि शनिवार को एएसपी टाउन भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में नगर अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान एएसपी टाउन ने होली में हुड़दंग करने वाले लोगों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम का निर्देश दिया है। साथ ही घनी और संवेदनशील आबादी वाले इलाके में पुलिस बल की तैनाती होगी, जिससे किसी तरह का विवाद न हो सके। एसपी टाउन ने डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। डीजे बजाने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई पुलिस करेगी। एसपी ने बताया कि पर्व शांतिपूर्ण माहौल में हो, इसको लेकर बड़ी संभावित एक्शन लेंगे। त्योहार मनाया जाए तो इस दौरान डीजे प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे पूर्व पर्व में भी बड़ी संख्या में डीजे जब्त की गई थी। इस कार्रवाई आगे भी चलेगी, जिसको लेकर पुलिस बल को कई सारी दिशा निर्देश दिए गए हैं। कि सबसे पहले तो यही है कि शांतिपूर्ण माहौल में ये आयोजन हो जाए, तो उसके लिए बड़ी संख्या में हम प्रिवेंटिव एक्शन भी लेंगे। सीआरपीसी 107 की कार्रवाई करेंगे। दूसरा ये है कि अगर कोई प्रोसेशन निकाला भी जाता है या त्यौहार मनाया जाता है तो उस दौरान डीजे का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर किया जाएगा तो डीजे को जब्त किया जाएगा। और पूर्व में भी हम 2 जो लॉ एंड बंदोबस्त हुए थे, सरस्वती पूजा और उसके बाद महाशिवरात्रि, उसमें बड़ी संख्या में हमने डीजे जब्त किए थे और एफआईआर की थी। तो ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। और होली को लेकर हुड़दंग भी बड़े पैमाने पर होते हैं। हाँ, तो उसमें एक्शन लिया जाएगा। जो भी शरारती तत्व होगा उसके खिलाफ 151 सीआरपीसी में उसको अरेस्ट किया जाएगा, 107 किया जाएगा उस पर, और जैसा अपराध करेगा तो उस पर एफआईआर की जाएगी।
शहर को जाम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि हाई कोर्ट जाएंगे। मुजफ्फरपुर शहर को जाम मुक्त और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश को नगर आयुक्त ने पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। इससे नाराज बिहार सिविल सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने कहा कि वो इसके खिलाफ पटना हाई कोर्ट में जाएंगे। पूरे मामले की जानकारी देते हुए आचार्य चंद्रकिशोर पराशर ने बताया कि शहर के यातायात को केंद्रीय विषय बनाकर हमने पटना हाई कोर्ट में वर्ष 2022 में जनहित याचिका दायर की थी, जिसके आलोक में नवंबर 2022 में हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन में शहर को अतिक्रमण मुक्त कराकर रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया था। इसके आलोक में नगर निगम के कोर्ट में एक सुनवाई का परिवाद भी दायर किया गया था। इसमें आज नगर आयुक्त ने अपना फैसला सुनाया है। इसमें हाईकोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। इस फैसले के खिलाफ हम एक बार फिर हाईकोर्ट जाएंगे। शहर के यातायात को केंद्रीय विषय बनाकर उसके अतिक्रमण और जाम के विरुद्ध हमने माननीय उच्च न्यायालय पटना में जनहित याचिका दायर किया था 2022 में, जिसमें नवंबर 2022 में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था जिला प्रशासन को अतिक्रमण को मुक्त कराकर और रिपोर्ट करने के लिए। इस आलोक में एक सुनवाई का वाद भी दायर किया गया था नगर आयुक्त के कोर्ट में, और उन्होंने आज एक फैसला हमारे हाथ में दिया है। उन्होंने इसमें आईवॉश किया है, वो माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश हैं उसका पूरी तरह पालन नहीं किया है। जैसे इसमें जिन जगहों को रेखांकित करके हमने दिया था कि यहाँ अतिक्रमण है, तो उन सरकारी भवन जो अतिक्रमण करके बनाए गए हैं उसके बारे में कोई भी मंतव्य नहीं दिया गया है। इसके अलावे जो हमने दिया था कि यहाँ ट्रैफिक जाम का एक यह भी कारण है कि अप्रशिक्षित यातायात पुलिस यहाँ पर है जो कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया। और इस तरह ऊर्जा विभाग में कार्यरत आरआरएफ एवं एमआरसी ने ऊर्जा विभाग के रिक्त पदों को समायोजन की मांग को लेकर 12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत की। ऊर्जा विभाग में कार्यरत आरआरएफ एवं एमआरसी ने ऊर्जा विभाग के रिक्त पदों पर समायोजन की मांग को लेकर शनिवार को 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी है। जानकारी देते हुए महासंघ गोप गुट की ओर से बताया गया कि वर्ष 2013 से ऊर्जा विभाग में बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण की स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार द्वारा रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी आरआरएफ योजना बनाई गई, जिसमें लगभग 19,500 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे बिलिंग काफी बेहतर भी हुई। लेकिन स्मार्ट मीटर लगाए जाने से ऐसे सभी कर्मियों को बेरोजगार हो जाने की संभावना है, जिससे उक्त कार्यरत कर्मियों एवं उनके परिवार के शिकार हो जाएंगे। हमारी मांग है कि वर्षों से कार्यरत सभी आरआरएफ एवं एमआरसी को ऊर्जा विभाग में समायोजन किया जाए। मांग है, एक सूत्री मांग बिजली बोर्ड में हम लोगों का समायोजन किया जाए। हम लोग 2013 से लगातार काम करते आ रहे हैं। कोरोना, गर्मी, धूप, बरसात सब में काम किए हैं। हम लोगों को रोजगार दिया जाए सरकार की तरफ से। सरकार हम लोगों की मांगे पूरी करे और सुनवाई ही नहीं ले रही है ऊर्जा मंत्री बिहार सरकार। क्या परिचय हुआ? मोहम्मद अंजार, जिला अध्यक्ष। संयोजन करे, जिस तरह से हम लोग का खर्च वर्च घर का चलता था आज भी उसी तरह से चलता रहे, इससे सरकार का हम बहुत एहसान करें। क्या परिचय हुआ? चंदन कुमार चौधरी, एमआरसी 172। ये सर हम लोग सभी एमआरसी बंधु जो है और आरआरएफ सभी हम लोग आज मुजफ्फरपुर में उपस्थित है अपने रोजगार के लिए। हम लोग 13 साल से जो है बिजली विभाग में कार्यस्थ है और मीटर रीडिंग का कार्य कर रहे थे, और सरकार जो है अभी जो है स्मार्ट मीटर लगा करके। मारीपुर स्थित जन स्वराज जिला कार्यालय में महिला दिवस मनाया गया। जन स्वराज की मारीपुर स्थित जिला कार्यालय में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा ने शामिल होकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर जिलाध्यक्ष इंद्रभूषण सिंह अशोक ने कहा कि हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर की महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं कि आप आगे आएं। वहीं संजय केजरीवाल ने कहा कि महिला दिवस कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं की संख्या बता रही है कि जल्द ही बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित होने जा रहा है। मुख्य अतिथि उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा ने इस समारोह के लिए जन स्वराज के सभी
जिला प्रखंड अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं आशा करती हूं कि यह पार्टी और आगे बढ़े और समाज के हित में अच्छा कार्य करे। जन स्वराज की ओर से महिला सम्मान समारोह आयोजित की गई थी यहाँ के ऑफिस में। तो इस अवसर पर जन स्वराज के सभी सदस्यों को, जितने भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जितने भी मेंबर्स हैं, सभी को मैं बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। 8 मार्च को, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे वर्ल्ड की सारी महिलाओं को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। उनके जो एम है वो पूरे करें। और मैं बोलना चाहूँगी कि महिलाएं आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग, स्पेस के क्षेत्र में एक उदाहरण मैं दूंगी कल्पना चावला जी का, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने राष्ट्र का नाम रोशन किया। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनके पति बच्चे नहीं है, इतनी विकट परिस्थिति में भी आज वो उच्च पद पर पदासीन है। उनके जीवन से यह पखवाड़ा चल रहा है और जन स्वराज जिला मुजफ्फरपुर महिला विंग के द्वारा आज यह पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। आप सैकड़ों हजारों महिलाओं की भीड़ देख के इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता का सुंदर राज स्थापित होने में बिना आधी आबादी मातृशक्ति के सहयोग के, समर्पण के पूर्ण नहीं हो सकता है। यह उपस्थिति दर्शा रही है कि 2025 में जनता का सुंदर राज स्थापित होगा, जिसको कोई नहीं रोक सकता है। हम मातृशक्ति को महिला जिला राष्ट्रीय महिला दिवस का पखवाड़ा चल रहा है। राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को होता है और उसी कड़ी में बिहार प्रांत के अंदर पटना में भी जन स्वराज अभियान के तहत राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम हुआ था। और आज मुजफ्फरपुर जिले के जिला कार्यालय जन स्वराज में राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हुआ है। इस अवसर पर जिले के महिलाओं को मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा किया गया। आज जिले के मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में उनका नागरिक अभिनंदन हुआ। एक बार फिर उस पल को यादगार बनाने के लिए मुखर्जी सेमिनरी के प्रांगण में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के द्वारा किया गया। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि विश्व कवि टैगोर की बड़ी बेटी माधुरी लता मुजफ्फरपुर में ही ब्याही गई थी। उनकी शादी यहाँ के बंगला कवि बिहारी लाल चक्रवर्ती के पुत्र अधिवक्ता शरद चंद्र चक्रवर्ती के साथ हुई थी। अपनी पुत्री के विवाह के सिलसिले में गुरुदेव टैगोर पहली बार मुजफ्फरपुर आए थे। फिर विवाह के बाद उनका यहाँ कई बार आना हुआ। 1911 में स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ आए थे। महीनों यहाँ की हवा पानी में घुले रमे और कई कालजयी रचनाएं की। मौके पर बंगाली स्कूल के दर्जनों बच्चे और शिक्षक इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। रविंद्रनाथ टैगोर जी के आज मूर्ति का अनावरण है। रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे महापुरुष जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में पूरे देश को एक उदाहरण पेश किया है देश के सामने। और उनकी जो गीतांजलि है, कालजयी गीतांजलि, वह रचना ऐसी रचना है इस देश के सामने। उन्हीं पर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ऐसे महापुरुष की मूर्ति के अनावरण, चूंकि इस विद्यालय के लिए वह ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इस माने में हम समझते हैं कि जब वो अपनी लड़की की अगुवाई में शादी के लिए आए थे, तो जब मुजफ्फरपुर आए तो यहाँ के लोगों ने उस महापुरुष को सम्मान किया था इसी विद्यालय के सभागार। और चूंकि इस विद्यालय में उनकी मूर्ति, हमारे देश के, पूरे भारतवर्ष के, जिनको हम लोग पूजनीय गुरु जी कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी का आज मूर्ति का अनावरण मुखर्जी सेमिनरी स्कूल में, जो वर्षों से प्रशिक्षित था, उसको किया गया है। गुरुजी यहाँ आए थे इस स्कूल में। उनकी लड़की की शादी यही मुजफ्फरपुर में हुआ था और उस समय वो इसी स्कूल के सभागार में उनका पहला भाषण हुआ था। इसलिए सुरेश शर्मा और स्कूल के तरफ से हम सब लोग मिलकर के उनका मूर्ति स्थापित किए हैं और आज उनका अनावरण करने के लिए पूरे मुजफ्फरपुर बंगाली समाज से लेकर के, स्कूल के अध्यक्ष संजय जी से लेकर के, और ये हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर के अनावरण किए हैं। और उनके विचारों को इस अनावरण के जरिए
सब लोग प्रसारित करेगा और सारे आज लोग कह रहे हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर अमर रहे, रविंद्रनाथ टैगोर अमर रहे, भारत माता की। जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर आयुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जिला फुटपाथ दुकानदार संघ का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को नगर आयुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जानकारी देते हुए जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के सचिव जावेद निहाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी के कार्य की वजह से 1 महीने पहले उन लोगों का दुकान उजाड़ दिया गया। हम लोगों के द्वारा जिला अधिकारी और नगर आयुक्त से मिलकर इसके वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की थी, जिस पर नगर आयुक्त ने मनहानि करते हुए कहा कि यह स्थल अब पार्किंग के लिए निर्धारित की गई है, इसलिए यहाँ पर अब दुकान लगाना संभव नहीं है। हम लोगों के द्वारा बार बार गुजारिश करने पर नगर आयुक्त ने कहा कि होली तक चाहे तो आप अपना दुकान लगा सकते हैं, उसके बाद दुकान हटाना होगा। इस पर हम लोगों ने अपनी सहमति दे दी है। ये फुटपाथ दुकानदार संघ के तरफ से अपने प्रतिनिधि मंडल से हम लोग जो है मतलब के नगर आयुक्त से 3-4 रोज से कोशिश कर रहे थे, मुलाकात नहीं हो रही थी। आज इत्तेफाक से हम लोग पूछे थे चाहे जय बच जाए, लेकिन उनसे मिल करके अपनी समस्याओं का निदान निकाल करके ही रहेंगे। उनसे हम लोगों ने वार्ता किया, लेकिन उस पर जो है पिछले साल वो तो एकदम नॉर्मल से बात किया। आज थोड़ा सा कुछ जो है ज़्यादा मतलब कि जो है ना थोड़ा सा लग रहे थे तैस में है। इससे पहले हम लोग डीएम साहब से भी मिले, वो बोले कि जो है ना नगर आयुक्त साहब आते हैं तो उनसे बात करते हैं। आज नगर आयुक्त साहब बोले हैं कि मतलब जो है ना जज साहब और डीएम साहब का मीटिंग हुआ है, ये पार्किंग स्थल की जगह घोषित की गई है, कोई एक जगह को आप खाली छोड़िए ताकि वहाँ पर सरकारी कोई काम होता रहे, इस पर ही होता। हम लोग बोले कि तो फिर हम लोग का दुकानदार जाएगा कहाँ? बोला आप कहीं चले जाइए। हम बोला ऐसे कैसे कहीं चले जाएगा सर? तो बोला माल गोदाम के पास आप चले जाइए, वहाँ आपको हम टच नहीं करेंगे। बिना व्यवस्था के हम वहाँ कैसे चले जाए? वहाँ पर रोजी चलनी भी तो चाहिए। आप पिछले बार हमसे कहे कि हम वेंडिंग जोन का व्यवस्था कर रहे हैं, इस अभी तक 1.5 साल होने को आया, अभी तक आज का जो था हमारे जिला फुटपाथ दुकानदार यूनियन जो कंपनी बाग या शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर अपना व्यवसाय चला करके परवरिश कर रहे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, हर रोड को उजाड़ा जा रहा है, उनकी सामानें जब्त की जा रही है। सरकार एक तरफ लोन दे रही है, दूसरे तरफ स्मार्ट कार्ड भी इशू कर रही है, व्यावसायिक कार्ड इशू कर रही है, और तीसरे तरफ इनको उजाड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में गरीब लोग लोन चुकता कहाँ से करेंगे? तो अंतिम स्थिति यही होगी कि लोगों का जो 2-4 धूप में घर द्वार है वह सरकार माने बेदखल करेगी, सरकार उसको छीन लेगी, सरकार उसको नीलाम करा देगी। ऐसी स्थिति में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।